राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट था हमारा 42nd अमेंडमेंट एंड सेकेंड था हमारा 44th अमेंडमेंट। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट जो था वो 1976 में लाया गया। 44th अमेंडमेंट जो था वो 1978 में लाया गया। बाकी के जो अमेंडमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्ड जो अमेंडमेंट है वो है हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब इसमें ये किस लिए लाया गया? ये लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड करने के लिए। ओके, अब एंटी डिफेक्शन लॉ को इस अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में ऐड किया गया। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसको हमने जब शेड्यूल्स पढ़े थे तभी पढ़ा था। अब आप मुझे बताओगे कि ये हमने कौन से शेड्यूल में पढ़ा था। ओके, अब फोर्थ अमेंडमेंट जो है हमारा वो है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। ये हमारा किस लिए लाया गया? ये लाया गया वोटिंग एज को 21 से 18 करने के लिए। अब ये आप बताओगे मुझे कि ये जब लाया गया तो किसकी गवर्नमेंट थी? किसने इस बारे में सोचा कि जो वोटिंग एज है वो 21 ना होके 18 होनी चाहिए? ये आपका वर्क है। अब फिफ्थ अमेंडमेंट जो हमारा था वो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसको भी हम पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें क्या हुआ था? इस टाइम पे क्या हुआ था? 1992 में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू दो चीज़ें हुई। पहली, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। हम बोल सकते हैं कि पार्ट 9 पंचायत, ठीक है, एक तो ये ऐड हुआ। दूसरा शेड्यूल 11 ये ऐड किया गया। अब शेड्यूल 11 में हमने बताया था कि ये पंचायत से डील करता है और इसमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं 29। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हुई। 6 जो था हमारा वो 74th अमेंडमेंट था। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, अब इसके थ्रू क्या हुआ? 74th अमेंडमेंट हमें पता है म्यूनसिपालिटीज़ के लिए होता है। म्यूनसिपालिटी में दो चीज़ें हुई इसमें भी। पहला, पार्ट 9A म्यूनसिपालिटीज़ ये ऐड किया गया और दूसरा 12th शेड्यूल म्यूनसिपालिटीज़ ये ऐड किया गया। अब इसमें 12th शेड्यूल में मैटर्स कितने हैं? 18। अब हम लोग ये वाला पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, और 52nd, ये तीनों हम लोग शेड्यूल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आता है आपका सेवेंथ अमेंडमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एक्चुअली। इसमें ना एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें ऐड की गई थी। जैसे पहला था, एक फंडामेंटल राइट ऐड किया गया। कौन सा? आर्टिकल 21A, सबको पता है, राइट टू एजुकेशन। दूसरा क्या हुआ? 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने देखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी संविधान में। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी? 10 थी ओनली। उसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी का ऐड की गई है, वो ऐड की गई है 86th अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत। ठीक है, तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारी थी क्या? देखो, मैंने बोला ना कि इस अमेंडमेंट के थ्रू सब कुछ एजुकेशन पे बेस्ड था, एजुकेशन के लिए किया गया था। तो ड्यूटी जो हमारी ऐड की गई ना, वो ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स ऐड की गई कि जो पेरेंट्स है ना उनकी ये ड्यूटी है कि वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक, अब देखो, राइट टू एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन है वो 6 to 14 ईयर्स के लिए फ्री है। बट एक बात बताओ, अगर पेरेंट्स अपनी ड्यूटी ही नहीं समझ पाएंगे कि हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, तो क्या उस राइट का कोई मतलब निकलेगा? ठीक है, गवर्नमेंट ने राइट आपको प्रोवाइड कर दिया कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, बट अगर पेरेंट्स ही नहीं भेजा तो बच्चे क्या करेंगे? तो इसलिए ये भी ज़रूरी था, एक फंडामेंटल ड्यूटी बताना भी ज़रूरी था कि आपके लिए आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो या उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दो। ओके, फिर थर्ड है आपका DPSP। ठीक, अब DPSP में क्या हुआ? चलो, 6 to 14 ईयर्स का हमने कर लिया, हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी दे दिया सॉरी, और हमने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी भी दे दी। सॉरी, अब यहाँ पे DPSP की हम बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो DPSP में हमने क्या ऐड किया?
अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 6 साल से जो कम के बच्चे हैं उनका क्या होगा, तो उनको हमें उनको क्या ज़रूरत है हमें देने की, अर्ली चाइल्डहुड केयर। आपने आंगनबाड़ी सुना होगा गांव में, ठीक है, गांव में आंगनबाड़ी होती है। आंगनबाड़ी में क्या होता है, जो 6 साल से कम के बच्चे होते हैं ना वो वहाँ पढ़ते हैं, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलता है, ठीक है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीपीएसपी में क्या लिखा होता है, वो कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसको स्टेट फॉलो करता है, जिसको गवर्नमेंट फॉलो करके रूल्स बनाती है, ठीक है। तो डीपीएसपी में यही है कि 6 साल तक के बच्चों को गवर्नमेंट एक अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिससे उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले। तो आंगनबाड़ी इसीलिए बना है, ओके, ठीक है। चलो 1 2 3 हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में। अब देखो इस टाइम पे हुआ क्या था, एक्चुअली जो जजेस होते हैं ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, तो इनकी जो नियुक्ति होती है, इनका जो सिलेक्शन होता है वो एक सिस्टम से होता है, उसे हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, ओके। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि जैसे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, फिर कुछ जजेस होंगे उसके अंदर, तो एक मतलब सिस्टम होगा 2-3 लोगों का या 4 लोगों का, उसके थ्रू जजेस सेलेक्ट किए जाएंगे। बट 2014 में 99 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि उस कॉलेजियम सिस्टम को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया एनजैक से। एनजैक क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। अब इसमें ये था क्या, देखो एक्चुअली पहले ये होता था उस टाइम पे, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में ना केवल जजेस और सीजीआई है, मतलब जुडिशरी ही जजेस को अपॉइंट कर रही है। हाँ वो एक अलग बात है कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे करते थे ये लोग, प्रेसिडेंट से सलाह लेते थे, बट कोई भी एक्सटर्नल कोई एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं था। ऐसा नहीं था कि पीएम जाके जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं या सीएम जाके जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। बट एनजैक में ये हुआ ना कि केवल जुडिशरी ना करे, ऐसा मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट हो। बट फाइनली क्या हुआ कि जुडिशरी ने इस एक्ट को, ये जो एक्ट बना 99th अमेंडमेंट एक्ट, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, 99th अमेंडमेंट एक्ट, इसी को रिप्लेस, इसी को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। वॉइड मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, मतलब ये अब है ही नहीं, 99 अमेंडमेंट अब फॉलो नहीं होगा। तो फिर से अभी क्या सिस्टम है जजेस को सिलेक्ट करने का, वो है कॉलेजियम सिस्टम, ओके। चलो नेक्स्ट है आपका 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। सबको पता होगा 2016 में क्या आया था, जीएसटी आया था, वन नेशन वन मार्केट, ओके। उसके बाद 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में क्या हुआ, जीएसटी के जस्ट बाद 2018 में एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ था कि क्योंकि जो SC ST थे उनके लिए नेशनल कमीशन बना हुआ है। मतलब नेशनल कमीशन का मतलब क्या है कि जैसे SC STs को कोई इशू है या क्या उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कमीशन बैठा हुआ है, एक नेशनल लेवल पे एक कमीशन है कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, ग्रीवेंसेस को वो हैंडल कर रहे हैं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, सब स्टडी किया जा रहा है। बट बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऐसा नहीं था। तो 2018 में ये हुआ, एक अमेंडमेंट आया, कौन सा अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट। उसके थ्रू क्या हुआ कि एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। मतलब अब इसका भी एक एक्ट है, ठीक है, आर्टिकल है, इसका भी एक अब आर्टिकल है, सॉरी एक्ट नहीं आर्टिकल, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। अब 103rd ये देखते हैं, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। फिर क्या हुआ, अब ये एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, उसके जस्ट एक साल बाद EWS कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसकी बात की गई, जिसमें 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। ये अगर किसी को याद हो उस टाइम का 2019 में, अगर कोई भी न्यूज़ देखता रहा हो तो याद होगा फटाफट। मतलब एक तरीका होता है ना बिल प्रेजेंट करने का, कि बिल प्रेजेंट हुआ, सबके पास बिल की कॉपी पहुंची, फिर डिस्कशन हुआ, फिर वो एक्ट बना। क्या हुआ था उस टाइम पे, मतलब
मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। शाम में कुछ हुआ होगा, सुबह में बिल पास हो गया, ठीक है, बहुत फटाफट काम हो गया था, बिल की कॉपी किसी के पास पहुंची नहीं पहुंची, EWS आया और जस्ट रिजर्वेशन हो गया, बहुत हंगामा हुआ था पार्लियामेंट में। खैर बात की बात में सब ठीक है। चलिए उसके बाद आता है 12th में क्या है, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, जो एंग्लो इंडियंस हैं, आप सबको पता होगा कि लोकसभा में और जो स्टेट की जो विधानसभा है, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, उनमें सीट रिजर्व होती है एंग्लो इंडियंस के लिए, होती थी। तो वो इस अमेंडमेंट के थ्रू 104th अमेंडमेंट के थ्रू उसे सीज कर दिया गया, ठीक है। अब ये एंग्लो इंडियन कौन सी बला है, देखो, एंग्लो इंग्लिश, इंडियंस भारतीय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे मान लो कोई बाहर से कोई अंग्रेज आया, उसने इंडिया में किसी पर्सन से शादी की, उसके बाद अब उनके बच्चे जो हुए या कुछ ऐसा हो, तो वो एंग्लो इंडियंस कहलाएंगे ना। तो ये क्या होता था ना कि लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसी सीट्स होती थी कि इन्हीं को मिलती थी, यही एंग्लो इंडियंस ही MP बनते थे। तो वो अब नहीं रहेगा, उनको वो सीज कर दिया गया। अब नेक्स्ट आता है आपका 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब इसके थ्रू क्या हुआ, 105th अमेंडमेंट के थ्रू, इसके थ्रू क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको रिवाइव कर दिया गया, वापस ला दिया गया। एक्चुअली बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि स्टेट में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं उनको आइडेंटिफाई करें, ये पावर किसी और को मिलेगी, या ये पावर प्रेसिडेंट की है, सेंटर की है। बट ये पावर फिर से वापस मिली स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसको रिवाइव कर दिया गया इस अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद आता है आपका 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब ये सबसे, मुझे तो लगता है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें हुआ क्या, क्योंकि 1/3 सीट्स जो हैं रिजर्व कर दी गई लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसके लिए, 1/3 सीट्स रिजर्वेशन इन दिस फॉर वुमेन, ओके, फॉर वुमेन, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फॉर वुमेन के लिए, ठीक है। और रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हम चाहते हैं कि देश बराबर तरक्की करे तो महिलाओं को आगे बढ़ाना करियर में बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर सोच के देखिए, जो लॉ बना रहे हैं वहीं पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है, तो सिंपल सी बात है, महिलाओं को क्या चाहिए वो कैसे समझ पाएगा कोई। तो 1/3 अगर सीट्स रिजर्व कर रहे हैं फॉर वुमेन, तो आई थिंक ये बेस्ट है, ठीक है। लेजिस्लेटिव लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इन सिटी ऑफ दिल्ली हमें पता है UT है, बट यहाँ पे असेंबली है, ठीक है, विधानसभा है UT में भी। तो ये है सारे आपके, ठीक है, ये हो गए आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। पहले हमने देख लिया था 42nd, उसके बाद 44th अमेंडमेंट, फिर 52nd, 61st, 73rd, 74, 86, 99, 101, 102, 103, 104, 105 एंड 106। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। 52nd आपको पता है, शेड्यूल में पढ़ा है आपने, डिफेक्शन, दल बदल बोलते हैं इसको, एक पार्टी से कूद के दूसरी पार्टी में जाना है तो सोच समझ के, ठीक है, वरना आया राम गया राम, आया राम गया राम वाली हालत हो जाएगी। तो ये है। 61st वाला हमें पता है वोटिंग के लिए था, 73rd वाला पंचायती राज के लिए था, 74th वाला म्यूनसिपालिटीज़ के लिए था, 86 फंडामेंटल राइट्स के लिए, सॉरी एजुकेशन के लिए स्पेशली, फंडामेंटल राइट DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी तीनों था। 99 कॉलेजियम सिस्टम को हटा के एनजैक लाया गया। 101 GST लाया गया। 102 ये NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 103 आपका 10% रिजर्वेशन। 104 एंग्लो इंडियंस। 105 ये आपका हो गया SCBC के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पावर को रिवाइव किया गया। 106 आपका वुमेन के लिए सीट्स 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। ओके, चलिए, थैंक यू।